Welcome. The topic we are discussing is jugular vein pressure, JVP. Now, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ये मेजर ही क्यों करते हैं. जुगुलर वेन का प्रेशर मेजर करके हमें क्या मिलेगा. सो द आइडिया इज हिडन इन द एनाटॉमी. इफ यू सी द राइट एट्रिया के अंदर जो ब्लड ड्रेन हो रहा है दैट इज फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड द इंफीरियर वेना केवा. राइट नाउ और कंसर्न इज सुपीरियर वेना केवा. देखिए राइट एट्रिया जो होता है वो तो स्टर्नम से 5 सेंटीमीटर डीप होता है, 5 सेंटीमीटर बिलो दैट. द सुपीरियर वेना केवा इज ऑल्सो नॉट विजिबल. सुपीरियर वेना केवा के अंदर जो ब्लड ड्रेन हो रहा है राइट साइड से राइट इंटरनल राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन और लेफ्ट साइड से लेफ्ट इंटरनल लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये सारे वेन्स जो है सुपीरियर वेना केवा में ब्लड को ड्रेन करते हैं. नाउ इफ यू सी दैट द सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रिया के बीच में कोई वाल्व नहीं होता. So whatever is the pressure of the right atria, the same is the pressure of the superior vena cava because there is a straight connection and there is no valve in between. And if you see that कि ये जो right side की internal jugular vein है, this is the right side internal jugular vein, it is also having a straight line connection with the superior vena cava and there is no valve in between also. So what I can say is whatever is the pressure of right atria, the same is the pressure of right side of the internal jugular vein because there is no valve in between and there is a straight line connection. और राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन तो सुपरफिशियल वेन है, ये तो हमें दिखती है. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि जब भी राइट हार्ट में कोई पैथोलॉजी होगी, राइट हार्ट में पैथोलॉजी मतलब कि राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, इस साइड में राइट साइड के हार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो राइट हार्ट का प्रेशर चेंज होगा, राइट एट्रिया का प्रेशर चेंज होगा. और अगर राइट एट्रिया का प्रेशर चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा सुपीरियर वेना केवा में, वो रिफ्लेक्ट होगा राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन में. और राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन तो हम देख सकते हैं. सो बेसिकली जेवीपी को बनाया गया इसलिए क्योंकि इट इज अ मिरर ऑफ राइट हार्ट, कि राइट हार्ट की कोई भी पैथोलॉजी होगी तो जेवीपी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा और वो हमें दिख जाएगा. सो व्हाई वी आर मेजरिंग द जुगुलर वेन प्रेशर, बिकॉज इट इज अ मिरर ऑफ राइट हार्ट. इट इज अ मिरर ऑफ राइट हार्ट. Where we are going to measure? We are going to measure is right side internal jugular vein. राइट साइड इंटरनल जुगुलर वेन में नॉर्मल जेवीपी कितना होगा? नॉर्मल जेवीपी इज गोइंग टू बी इक्वल टू द नॉर्मल प्रेशर ऑफ राइट एट्रिया. नॉर्मली राइट एट्रिया का जो प्रेशर होता है दैट इज द नॉर्मल जेवीपी. राइट एट्रिया का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? दैट इज 2 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. 2 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. सो दैट इज द नॉर्मल जेवीपी. लेकिन अगर आपको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में नहीं पूछते और सेंटीमीटर ऑफ वाटर में पूछते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. दैट इज द नॉर्मल जेवीपी. जेवीपी को मेजर कैसे करेंगे? दो तरीके होते हैं जेवीपी को मेजर करने के. वन इज बेसिकली इज अ क्लिनिकल मेथड. यू आर गोइंग टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट विल बी लाइंग डाउन इन दिस 45 डिग्री पोजिशन एंड यू विल बी स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड. सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी राइट इंटरनल जुगुलर वेन आपको दिख रही है या नहीं दिख रही. अगर वो आपको दिख रही है तो उसके अंदर का जो ब्लड कॉलम है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है उसका ब्लड कॉलम जो होगा राइट इंटरनल जुगुलर वेन का वो ऊपर नीचे करेगा. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ब्लड कॉलम जब ऊपर जा रहा है तो वो मैक्सिमम किस पॉइंट तक जा रहा है. मान लीजिए वो ब्लड कॉलम पहुंच रहा था इस पॉइंट तक, तो आपको एक स्केल लेना है, उसको हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेना है. देन यू विल टेक अनदर स्केल विच यू आर गोइंग टू प्लेस वर्टिकली एट द एंगल ऑफ स्टर्नम. ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ यू सी दैट कि हमारा जो राइट एट्रिया होता है, राइट एट्रिया इज समवेयर हियर. राइट एट्रिया जो होता है इट इज 5 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ स्टर्नम. स्टर्नम से 5 सेंटीमीटर बिलो है. सो व्हाट इज द जुगुलर वेन प्रेशर इज गोइंग टू बी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पर्टिकुलर में इफ यू सी दैट ये जो दो स्केल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट फ्रॉम द एंगल ऑफ स्टर्नम द राइट एट्रिया इज 5 सेंटीमीटर बिलो. तो जो जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमारे को 5 को ऐड कर देना है. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर पे, तो 5 + 3 कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. तो इसका जेवीपी हो गया 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर, और इसको हम बोलते हैं 2 स्केल टेक्निक. सो जेवीपी इज मेजर्ड बाय 2 स्केल टेक्निक. वी आर गोइंग टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट. सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ पे है, हमने स्केल लगाया और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था उसके अंदर 5 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे. दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल जेवीपी ऑफ द पेशेंट. अब एक प्रॉब्लम ये आती है जब हम क्लिनिकली इसको एसेस कर रहे होते हैं तो इंटरनल जुगुलर वेन जो होता है वो कैरोटिड आर्टरी के एकदम पास होता है. कैरोटिड आर्टरी पल्सेटिंग आर्टरी है, तो
कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कैरोटिड को देख रहे हैं या हम इंटरनल जुगुलर वेन को देख रहे हैं। तो कैसे, एक तरीका ये होता है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि कैरोटिड के जो पल्सेशन होते हैं ऐसे बाहर की तरफ आते हुए दिखते हैं, आउटवर्ड पल्सेशन होता है, और जुगुलर वेन के जो पल्सेशन होते हैं वो इनवर्ड पल्सेशन होते हैं, अंदर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। सो कैरोटिड पल्सेशंस आर आउटवर्ड, whereas jugular pulsations are inward, outward, inward. Now coming to the why there will be raised JVP, in what conditions the jugular vein pressure will increase. See, jugular vein pressure is equal to the pressure of right atria. वो सारी कंडीशन जिसमें राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा बेसिकली जेवीपी बढ़ेगा। और राइट एट्रिया का प्रेशर क्यों बढ़ेगा कि राइट साइड से अगर ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब कि राइट एट्रिया से ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहा या राइट हार्ट से ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहा, उन सारी कंडीशन में राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब कि जेवीपी बढ़ेगा। जैसे कि अब हमारा, क्योंकि हमारा कंसर्न राइट हार्ट ही है, तो हमने केवल राइट हार्ट के डायग्राम बनाए। Here you can see the superior vena cava, the right internal jugular vein, the right atria, the right ventricle, the pulmonary artery, the lungs. So we have just made the right side of the heart. The valve which is there between the right atria and right ventricle, that is the tricuspid valve. For example, the patient is having tricuspid stenosis, कि ये जो tricuspid valve है ये अच्छे से नहीं खुल रहा है। अगर tricuspid stenosis होगा, then what is going to happen is, जब right atria contract करेगा तो जो blood है वो right ventricle में अच्छे से आ नहीं पा रहा, तो यहाँ इकट्ठा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब भी राइट हार्ट से ब्लड बाहर नहीं जा पा रहा है, उस सारी कंडीशन में जेवीपी बढ़ेगा। जैसे कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का जो वाल्व है दैट इज पल्मोनरी वाल्व। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि पल्मोनरी वाल्व अच्छे से नहीं खुल रहा है, मींस कि पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है, the blood will not be able to go from the right ventricle to pulmonary artery, the blood will accumulate here, then the pressure is going to back pressure, यहाँ पे accumulate होगा, फिर यहाँ पे accumulate होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा। So whenever the blood is unable to go out from the right heart, the JVP is going to increase. Let's understand one more condition. For example, pulmonary artery में constriction हो गया, there is a constriction in the pulmonary artery, that is referred as the pulmonary artery hypertension हो गया, pulmonary artery hypertension है। In that case, again, the blood will not be able to go in the pulmonary artery easily, so back pressure यहाँ इकट्ठा होगा, फिर यहाँ और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। One more condition. So one more condition, if let's say for example right ventricle जो है वो अच्छे से contract नहीं हो रहा है, अगर right ventricle अच्छे से contract नहीं होगा means the right ventricle is failing, the right ventricle failure हो गया, right ventricle अच्छे से contract नहीं कर पा रहा, so again the blood will start accumulating here because it's unable to go out, the back pressure will be here and here. So basically whenever the blood is unable to go from the right side of the heart, the JVP blood column is going to be increased, and that is called as raised JVP. So causes of raised JVP, whenever there is right heart obstruction, right heart outflow obstruction, such as the tricuspid stenosis, pulmonary stenosis, pulmonary artery hypertension, right ventricle failure, in all these conditions we are going to have raised JVP. Now say for example, let's say you want to measure the JVP of your room partner. तो आपने आपका जो भी रूम पार्टनर था या फैमिली मेंबर था, आपने उसको 45 डिग्री पे ले लिया, आप राइट साइड में खड़े हो गए और अब आप ढूंढ रहे हो कि राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन है कहाँ, उसका ब्लड कॉलम दिख ही नहीं रहा है। अगर आपको ब्लड कॉलम दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि जो ब्लड कॉलम है दैट इज बिलो द स्टर्नम समवेयर, सो इट्स नॉट विजिबल, सो लेट्स कंसीडर, मान लो आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं अंदर होगा, लेट्स कंसीडर एट 0, क्योंकि दिख नहीं रहा तो 0 मान लेते हैं। अगर आप 0 मान लोगे तो द इंटरसेक्ट पॉइंट इज गोइंग टू कम एट 0, 0 + 5, सो व्हाट इज द जेवीपी ऑफ योर फ्रेंड इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी 5। तो हमारे को जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर जनरली ये ब्लड कॉलम देखने को ही नहीं मिलता है, तो हम मान लेते हैं कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा 0 आएगा, 0 + 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। सो दैट इज वाई इफ यू सी द नॉर्मल जेवीपी इट इज 5 to 8, तो 5 तो आना ही आना है, राइट। एंड व्हेन द जेवीपी विल बी इंक्रीज व्हेनेवर देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द राइट हार्ट। अब जेवीपी को मेजर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी होता है, देयर इज वन सोफिस्टिकेटेड वे। सी व्हाट हैपेंस इज, for example, when you do the sonography, when you do the echocardiography, जो वो ट्रांसड्यूसर होता है, वो जो इको करने का जो प्रोब होता है, अगर हम उसको यहाँ पे जुगुलर वेन के ऊपर रखेंगे
तो वो जो प्रोब होता है उसके अंदर सेंसर लगा होता है जिससे कि हम उस जगह का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने वो यूएसजी का प्रोब लिया और यहाँ पे रख दिया। द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू पुट इट हियर on the monitor of the echo machine, the pressure of the jugular vein will be start coming। और जो जुगुलर वेन का प्रेशर वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्योंकि राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ब्लड आ रहा है, जा रहा है, तो राइट एट्रिया का प्रेशर चेंज हो रहा है और सेम प्रेशर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और वही मॉनिटर पे आ जाएगा। और अगर मैं मॉनिटर पे वो ग्राफ देखूंगा जिसको हम बोलेंगे जेवीपी वेव फॉर्म, वो जेवीपी का वेव फॉर्म होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, फिर वापस से कम हो रहा है, फिर वापस थोड़ा सा बढ़ा, फिर कम हुआ, देन अगेन इंक्रीज डिक्रीज समथिंग लाइक दिस, एंड देन this graph will be repeated, increase, there's a slight increase, decrease, then again increase and decrease like this. So pressure बढ़ रहा है, कम हो रहा है, and something like this happening. So if you see this JVP waveform, there are 3 times when the pressure was increasing, and these 3 waves are A, C and V, and there are 2 times when the pressure is dropping down, that is called as the X descent and Y descent, and then the same will be repeated again, same will be repeated again. सो अब हमें ये समझना है कि ये वेव्स आती क्यों है, वाई देर इज ए सी वी, वाई देर इज एक्स एंड वाई। सो व्हेन इट कम्स टू द ए वेव जो आता है बेसिकली यू कैन सी इट्स अ पॉजिटिव वेव, मतलब कि राइट एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। राइट एट्रिया के अंदर ये जो ए वेव आता है इट इज बिकॉज ऑफ राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि राइट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब देखिए राइट वर्ड यूज करने की बार बार जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जेवीपी का मतलब ही राइट साइड ऑफ हार्ट से चल रहा है। तो जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और वो प्रेशर हमें जेवीपी के अंदर दिखेगा और वो जो वेव आती है उसको हम बोलते हैं ए वेव। व्हेन कम्स टू वी वेव इज रिलेटेड विद द वेनस रिटर्न टू राइट एट्रिया। नाउ इसका क्या मतलब है, वेनस रिटर्न टू राइट एट्रिया? सी, राइट एट्रिया में 2 जगह से वेनस रिटर्न आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है। अगर जो ब्लड आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज वेनस रिटर्न। सो जब ये ब्लड आता है राइट एट्रिया में, उस टाइम पे ट्राइकस्पिड वाल्व बंद रहता है, द ट्राइकस्पिड वाल्व इज क्लोज एंड द ब्लड इज एक्यूमुलेटिंग इन द राइट एट्रिया। तो जब ये ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है, धीरे धीरे राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ता है और वो यहीं पर रिफ्लेक्ट होगा। सो ये जो पॉजिटिव वेव आ रहा है वी वेव, ये वी वेव क्यों आता है? इट इज बिकॉज ऑफ वेनस रिटर्न। तो याद करना भी आसान है, वी वेव जो होता है वी इज फॉर वेनस रिटर्न टू राइट एट्रिया। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ता है उसको बोलते हैं वी वेव। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाते हैं जिससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि बाकी की वेव क्यों आ रही है, सी वेव क्यों आ रहा है, एक्स डिसेंट क्यों आता है, वाई डिसेंट क्यों आता है। इफ वी मेक द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जितना मान लीजिए ब्लड आना था वो सारा ब्लड आ गया, जो भी ब्लड आना था वो सारा आ गया, वेनस रिटर्न जितना होना था हो गया। अब जितना ब्लड आना था आ गया, तो अब क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड वाला है ये खुलेगा। जैसे ही ये खुलेगा बहुत सारा ब्लड यहां से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा, और जब ये ब्लड यहां से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा उस टाइम पे पल्मोनरी वाल्व बंद रहेगा, पल्मोनरी वाल्व विल बी क्लोज। एंड बिकॉज बहुत सारा ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल एक साथ गिरेगा, जैसे ही वाल्व खुलेगा बहुत सारा ब्लड गिरेगा। जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो जैसे ही ये वाल्व खुला ट्राइकस्पिड, बहुत सारा ब्लड गिरा, जैसे ही बहुत सारा ब्लड गिरेगा तो आप मेरे को बताओ कि राइट एट्रिया का प्रेशर उस टाइम से बढ़ेगा या कम हो जाएगा? जैसे ही ब्लड बाहर निकल जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो नेगेटिव वेव आना चाहिए, और ये जो नेगेटिव वेव आता है इसको हम बोलते हैं एक्स डिसेंट। तो एक्स जो डिसेंट हुआ, सॉरी जैसे ही ये खुला बहुत सारा ब्लड ऊपर से नीचे गिरा, और जैसे ही ऊपर से नीचे गिरा इसकी वजह से जो वेव आता है इसको हम बोलते हैं वाई डिसेंट। वाई डिसेंट। सो वाई डिसेंट क्यों हुआ? वाई डिसेंट इज सीन इन द अर्ली डायस्टोल। अर्ली डायस्टोल व्हेन द ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल, जैसे ही वाल्व खुला बहुत सारा ब्लड गिरा और अर्ली डायस्टोल हुआ तो वाई वेव आया। अगर आप जेवीपी का वेव फॉर्म देखो, वी वेव के बाद में कौन सा वेव आ रहा था? वाई वेव। और वाई के बाद कौन सा आने वाला है? ए, फिर आने वाला है सी, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द एक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट कि वाई तो आ गया, अब क्या आएगा? ए वेव आएगा। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज
फॉर एग्जाम्पल डायस्टोल चलता जा रहा था, जितना ब्लड आना था ऑलमोस्ट सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर, अब थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे रह गया, तो एट्रिया तो ये चाहता है ये बचा कुचा ब्लड भी चला जाए, बचा कुचा ब्लड भी चला जाए, तो बचा कुचा ब्लड आगे भेजने के लिए द एट्रिया हैज टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली, एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस बचे कुचे ब्लड को भेजेंगे। सो ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा टू पुश द रिमेनिंग ब्लड, दिस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन विल लीड टू अ पॉजिटिव वेव दैट इज कॉल्ड एज ए वेव। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ए वेव आ गया। अब जो ब्लड आना था वेंट्रिकल के अंदर वो सारा आ गया, वॉट एवर द ब्लड इज सपोज टू कम वो सारा आ गया, पल्मोनरी वाल्व बंद है, जितना ब्लड आना था वो भी आ गया, सो नाउ ट्राइकस्पिड भी बंद हो जाएगा। सो राइट नाउ इफ यू सी द करंट स्टेटस, द ट्राइकस्पिड वाल्व इज क्लोज, द पल्मोनिक वाल्व इज ऑल्सो क्लोज। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये जो राइट वेंट्रिकल है अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड विल ट्राई टू पुश द ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पुश करना है। अब देखो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अभी खाली ये वाली फेज में देखो आप, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन दोनों वाल्व बंद है, एंड इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स लाइक दिस। दिस पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है बट राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और जब ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर जो होता है पल्मोनिक वाल्व पे तो लगता ही लगता है, ट्राइकस्पिड पे भी लगता है, और क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व पे जैसे ही प्रेशर लगता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से बल्ज कर जाता है। जैसे ही ये ट्राइकस्पिड वाल्व बल्ज करता है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर चेंज होता है राइट एट्रिया का, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसको हम बोल देते हैं सी वेव। सो सी वेव क्यों आया? ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आप ये डायग्राम देखिए, ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो ट्राइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर लगा, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल्ज किया और उसकी वजह से जो छोटा सा प्रेशर चेंज दिखेगा उसको बोलेंगे सी वेव। सो सी वेव is due to during isovolumetric contraction there is tricuspid valve bulging, tricuspid valve की bulging हुई। So if you see the various waves of the JVP, हमारे को ये याद रखना है कि कौन से वेव कौन से इवेंट की वजह से आया। तो ए वेव तो हो गया एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सी वेव हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग, ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, Y descent we have already discussed, it is due to early diastole. Early diastole means the blood when it goes from right atria to right ventricle. And X descent की बात करते हैं अब। अच्छा ये बताइए, 3 पॉजिटिव वेव थे ACV और 2 नेगेटिव वेव है X एंड Y। ए वेव आया था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्रेशर बढ़ा था। अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पॉजिटिव वेव आता है तो एट्रियल रिलैक्सेशन से क्या आएगा? नेगेटिव वेव आएगा, और उस नेगेटिव वेव का क्या नाम होगा? एक्स वेव। सो एक्स वेव क्यों आता है? इट इज बिकॉज ऑफ एट्रियल रिलैक्सेशन। एक्स डिसेंट इज बिकॉज ऑफ एट्रियल रिलैक्सेशन। बट you know that we have a very good relationship between atria and ventricle. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो एक्स वेव आता है, ये एक्स वेव आता है एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से। जब एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है तो वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्स डिसेंट बेसिकली 2 चीजों की वजह से आ रहा है, एट्रियल रिलैक्सेशन प्लस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो ये जो डिटेल है ये आपको याद करनी है और इसको हम अभी याद करने की कोशिश करेंगे। पहले तो बताइए पॉजिटिव वेव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है? 3 पॉजिटिव है ACV और 2 नेगेटिव है X डिसेंट Y डिसेंट। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन A वेव, एट्रियल रिलैक्सेशन प्लस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन X वेव। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेनस रिटर्न, V फॉर वेनस रिटर्न V वेव। देन वी हैव द बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन C वेव। Y वेव क्यों आता है? Y वेव, Y इज बिकॉज ऑफ द अर्ली डायस्टोल। अर्ली डायस्टोल जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है दैट इज अर्ली डायस्टोल, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड द 5 वेव्स। अब ये जो वेव्स है इनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द पैथोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द ए वेव। आप मेरे को ये बताइए नॉर्मल ए वेव क्यों आता है? नॉर्मली ए वेव जो आता है इट इज बिकॉज ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ए वेव इज बिकॉज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। In which condition A wave will be absent?
इन द कंडीशन वेयर द एट्रियाज आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, एक ऐसी पैथोलॉजी होती है जिसके अंदर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, एट्रिया ऐसे ट्विच करते हैं, तो उसके अंदर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो ए वेव आएगा ही नहीं. सो एब्सेंट ए वेव इज सीन इन एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, ट्विच करते. इन विच कंडीशन वी आर गोइंग टू हैव द लार्ज ए वेव. लार्ज ए वेव तब आएगा जब एट्रिया बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एट्रिया को बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट कब करना पड़ेगा, जब ब्लड आगे नहीं जा रहा होगा. मतलब कि राइट हार्ट में कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एट्रिया को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मींस द लार्ज ए वेव विल बी सीन इन राइट हार्ट ऑब्स्ट्रक्शन, राइट हार्ट आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि tricuspid stenosis, pulmonary artery hypertension, whenever the blood is not able to go out from the right heart. Then it comes the Cannon A wave. Cannon A wave जो होता है, Cannon A wave means very huge A wave, very huge A wave. अब ये कैसे आएगा, very huge कैसे आएगा? To understand this, let's see this diagram. And the simple answer that you have to give. See, जब ventricle contract करता है, the blood is supposed to go from the ventricle to the pulmonary artery. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व? द ट्राइकस्पिड वाल्व शुड बी क्लोज्ड. ट्राइकस्पिड वाल्व शुड बी क्लोज. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ब्लड आगे जाएगा. अच्छा, एक और चीज बताइए, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया क्या करना चाहिए? रिलैक्स करना चाहिए. ये तो बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप होती है. लेकिन मान लीजिए जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, गलती से उस टाइम पे एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. अगर ऐसा हो गया then what is going to happen is कि यहाँ पे जो blood होगा it will try to go in this direction, but because tricuspid valve तो बंद है, ये यहाँ से टकरा के इधर ऊपर चला जाएगा and the A wave is going to be very huge. So the Cannon A wave is seen अगर एट्रिया जो है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाए जिस टाइम पे वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, या फिर मैं ऐसा बोल दूं एट्रिया उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाए जब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद है, तो जो ए वेव आएगा दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज, दैट इज कॉल्ड एज कैनन ए वेव. और ऐसा कब हो सकता है? जब एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दैट इज सीन इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. सो कैनन ए वेव कैन बी सीन इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. C for कैनन, C for कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. देयर इज वन मोर कंडीशन वेयर वी कैन हैव द सिमिलर सिचुएशन वेयर द एट्रिया एंड वेंट्रिकल कैन कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, दैट इज जंक्शनल रिदम. सो ये दो ऐसी पैथोलॉजी है, हम ईसीजी वाले चैप्टर में इनको डिस्कस करेंगे. ये दो ऐसी पैथोलॉजी है जिसके अंदर ट्रांजिएंटली कभी कभी ऐसा हो सकता है एट्रिया और वेंट्रिकल जो है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और जैसे ही ऐसा हुआ द राइट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व, द blood will regurgitate back and it will go towards the JVP, jugular vein, and we are going to get a very huge wave called as Cannon A wave. Next is the pathology of the V wave. अच्छा, आप बताइए V wave आता क्यों है? V wave is because of venous return. वी वेव तो वेनस रिटर्न की वजह से आता है. वेनस रिटर्न मतलब कि इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है उसकी वजह से जो पॉजिटिव वेव आता है उसको हम बोलते हैं वी वेव. मतलब राइट एट्रिया में जो ब्लड पहुंचता है उसकी वजह से वी वेव आता है. अब पैथोलॉजी वाइज द चेंज दैट कैन हैपन इज देयर आर सम पैथोलॉजी वेयर वी कैन हैव द लार्ज वी वेव. अब लार्ज वी वेव तो तब आ सकता है जब एक्स्ट्रा ब्लड आ जाए. एक्स्ट्रा ब्लड कैसे आ सकता है राइट एट्रिया में? एक्स्ट्रा ब्लड कैसे आ सकता है? नॉर्मली जो ब्लड आता है वो तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से आता है. जब भी एक्स्ट्रा ब्लड आ जाएगा तो वी वेव बड़ा हो जाएगा. एक्स्ट्रा ब्लड दो जगह से आ सकता है. या तो एक्स्ट्रा ब्लड जो है इट मे कम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल लाइक दिस. इफ द ब्लड इज regurgitating back from the tricuspid valve, means if there is a tricuspid regurgitation, the extra blood can come, or the extra blood can come from the left atria to right atria, means if there is a atrial septal defect. If there is a atrial septal defect. So these are the two conditions where the extra blood can come in the right atria, और जो V wave होगा वो इन कंडीशन में बड़ा हो जाएगा. So the large V wave it can be seen in tricuspid regurgitation or it can be seen in atrial septal defect. Can be seen in tricuspid regurgitation or atrial septal defect. Right? The next pathology that we are discussing is the X descent and the Y descent. Very important, very important. और अभी आपको याद भी हो जाएगा यहीं पे. आप बस you just have to be with me. आप मेरे को बताइए एक्स डिसेंट. पहले तो ये बताइए नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है? एक्स डिसेंट आता क्यों? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल रिलैक्सेशन. इट इज बिकॉज ऑफ एट्रियल रिलैक्सेशन प्लस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से एक्स डिसेंट आता है. अब एक्स डिसेंट जो होता है उसको वो जनरली दो पैथोलॉजी के रेफरेंस में पूछते हैं, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड कार्डियक टेम्पोनेट. कि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा एक्स का और कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होगा.
पहले तो हमने ये सीखा कि एक्स आता कब है, एक्स आता है एट्रियल रिलैक्सेशन प्लस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का तो मतलब हो गया सिस्टोल। सो एक्स जो होता है बेसिकली सिस्टोल के टाइम पे आता है। एक्स जो होता है नॉर्मली, हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, नॉर्मली एक्स जो होता है सिस्टोल से आता है, सिस्टोल के टाइम पे आता है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं कार्डियक टेम्पोनेट में और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में क्या होगा। सी कार्डियक टेम्पोनेट में जो बेसिक प्रॉब्लम है, हार्ट के चारों तरफ बहुत सारा हेमरेजिक फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। हार्ट के बहुत चारों तरफ बहुत सारा हेमरेजिक फ्लूइड इकट्ठा हो गया, उसको हमने बोल दिया कार्डियक टेम्पोनेट। और ये जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है हार्ट के चारों तरफ, ये हार्ट को दबा रहा है, हार्ट को दबा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक टेम्पोनेट। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में क्या होता है, दैट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ thick membrane around the heart. There is a thick membrane formation around the heart, and what this thick membrane is doing is it is compressing the heart. Thick membrane is compressing the heart. Now we will try to see that कि इन दोनों कंडीशन में एक्स डिसेंट का क्या होगा। एक्स डिसेंट जो आता है वो आता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, मतलब कि सिस्टोल की वजह से। तो अगर मैं सिस्टोल का डायग्राम बनाऊं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हियर इज द राइट वेंट्रिकल, हियर इज द राइट एट्रिया, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड है, द ब्लड इज सपोज टू गो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी। इफ आई मेक द सेम थिंग हियर, हियर इज द राइट वेंट्रिकल, द ब्लड इज सपोज टू गो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आप देखिए अगर मैं सिस्टोल की बात कर रहा हूं, कार्डियक टेम्पोनेट में क्या हो रहा है, जब सिस्टोल होगा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है मीन्स द राइट वेंट्रिकल वांट्स टू गो लाइक दिस, द राइट वेंट्रिकल वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, द राइट वेंट्रिकल वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब ध्यान से सुनना आप, ध्यान से सुनना आप। एक्स डिसेंट जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एट्रियल रिलैक्सेशन प्लस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैं फोकस कर रहा हूं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पे। कार्डियक टेम्पोनेट में जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप देखो जो पैथोलॉजी है कार्डियक टेम्पोनेट वो भी हार्ट को दबा रहा है और हार्ट खुद से भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है सिस्टोल में। तो आप मेरे को बताओ ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो सिस्टोल होगा, ये नॉर्मल होगा या नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल होगा? नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल होगा, बिकॉज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द एरोस, द फोर्सेस। पैथोलॉजी भी दबा रही है, मतलब कार्डियक टेम्पोनेट भी दबा रहा है और वेंट्रिकल खुद भी दबना चाह रहा है। सो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पावरफुल होगा, और अगर पावरफुल होगा, the systole will be powerful means the ventricular contraction will be powerful, ventricular contraction is related with the x descent। तो कार्डियक टेम्पोनेट में x descent का क्या होगा, it is going to be prominent x descent, it's going to be prominent x descent। if we see in constrictive pericarditis, what is going to happen is, constrictive pericarditis में जो ये थिक पेरिकार्डियम है, हार्ट के चारों तरफ एक थिक पेरिकार्डियल लेयर बन जाती है, कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम हो जाता है, वो वेंट्रिकल को दबा रहा है, ये वेंट्रिकल को दबा रहा है। So here you can see again the pathology is compressing the heart, इसीलिए इसका नाम रख दिया कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। इसका नाम कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस क्यों रखा, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है हार्ट को। तो अब कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में सिस्टोल के टाइम पे क्या होगा, वेंट्रिकल दबना चाह रहा है, पैथोलॉजी भी दबा रही है हार्ट को, सो द कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल, इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल, and once it is going to be more powerful, the systole means the ventricular contraction is more powerful, the x descent is going to be more prominent। so here also we are going to get prominent x descent, we are going to the prominent x descent। तो कार्डियक टेम्पोनेट हो या कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस हो, x descent प्रोमिनेंट होगा। अब बात करते हैं y descent की, ये थोड़ा सा ट्रिकी है y descent। पहले तो ये बताओ नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, y descent आता क्यों है, y अर्ली डायस्टोल या लेट डायस्टोल, अर्ली या लेट? यस, इट इज बिकॉज ऑफ अर्ली डायस्टोल, अर्ली डायस्टोल में आता है। अर्ली डायस्टोल मतलब कि जब ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जा रहा होता है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं डायस्टोल का, अर्ली डायस्टोल के बात कर लेते हैं। अर्ली डायस्टोल का मतलब हो गया जब ब्लड जो है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, दैट इज अर्ली डायस्टोल। जब डायस्टोल हो रहा है मतलब कि हार्ट जो है वो बाहर की तरफ, मतलब वेंट्रिकल जो है वो डायलेट होना चाह रहा है, समथिंग लाइक दिस। अब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि वाई डिसेंट का कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस और कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होगा। हमें पता है कि कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब होता है हार्ट के चारों तरफ बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया, हेमरेजिक फ्लूइड इकट्ठा हो गया, और ये जो फ्लूइड है ये दबा रहा है हार्ट को, ये हार्ट को दबा रहा है। अच्छा, अब ये डायग्राम देख के बताइए आप कि डायस्टोल में, लुक एट द एरोज, लुक एट द एरोज। कार्डियक टेम्पोनेट में डायस्टोल के टाइम पे क्या होगा, हार्ट तो बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, रिलैक्स होना चाह रहा है, बट कार्डियक टेम्पोनेट क्या कर रहा है, दबा रहा है।
तो क्या डायस्टोल अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर डायस्टोल अच्छे से नहीं होगा तो कौन सी वेव अच्छे से नहीं आएगी? वाई डिसेंट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द वाई डिसेंट इन कार्डियक टेम्पोनेट? डिमिनिश्ड. देयर इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड वाई डिसेंट. वाई डिसेंट डिमिनिश्ड हो जाएगा. अब बात करते हैं कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में क्या होगा. सबसे ट्रिकी पार्ट है ये, लेकिन आप अटेंटिव रहेंगे समझ में आ जाएगा. देखिए, वाई जो होता है वो डायस्टोल से रिलेट करता है. जब हार्ट में ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल आ रहा है, रिलैक्स कर रहा है, दैट इज वाई वेव. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस? कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में हार्ट के चारों तरफ एक थिक कैल्सिफाइड पेरिकार्डियल लेयर बन गई है. यहां पे आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा. हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम है वो कैल्सिफाइड हो गई है और हार्ट उसके अंदर बीट कर रहा है. सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल. हार्ट के चारों तरफ का जो पेरिकार्डियम है वो थिक कवर बन गया है, कैल्सिफाइड कवर बन गया और उसके अंदर हार्ट बीट कर रहा है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सी हियर, हियर इज द कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियम. कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस की देखना आप ध्यान से. डायस्टोल कैसे होगा? शुरू में तो डायस्टोल हो जाएगा, थोड़ा सा डायस्टोल होगा. वेंट्रिकल जो होगा इनिशियली विल गो इनटू डायस्टोल, देन इट इज गोइंग टू हिट द थिक पेरिकार्डियम और उसके बाद में डायस्टोल नहीं हो सकता. सो इफ आई से दैट इन constrictive pericarditis, where the problem is going to happen, in the early diastole or the late diastole? प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होगी? लेट डायस्टोल में. अर्ली में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ब्लड आएगा जैसे ही थोड़ा सा वेंट्रिकल जो है थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ी तो जगह थी वहां पे, रिलैक्स हो गया, फिर टकराएगा उससे और फिर रुक जाएगा, तो लेट डायस्टोल नहीं होगा. अगर मैं ये बोलता हूं कि अर्ली डायस्टोल में मान लीजिए इतना ब्लड आता है एट्रिया से वेंट्रिकल में और लेट डायस्टोल में भी इतना आता है. फॉर एग्जांपल नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में अर्ली डायस्टोल में भी इतना ब्लड आता है एट्रिया से वेंट्रिकल में और लेट डायस्टोल में भी इतना आता है. बट इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अर्ली डायस्टोल तो जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन लेट डायस्टोल नहीं हो पाएगा, बहुत कम होगा. तो अब देखने वाले को क्या लगेगा कि अर्ली डायस्टोल ज्यादा हो रहा है. एक्चुअली अर्ली डायस्टोल ज्यादा नहीं हो रहा है. व्हाट हैपेंड इज लेट डायस्टोल कम हो गया तो अर्ली डायस्टोल ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है. और अर्ली डायस्टोल से कौन सी वेव रिप्रेजेंट होती है? वाई वेव. और क्योंकि अर्ली डायस्टोल ज्यादा दिखता है मींस कि वाई वेव ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा. सो इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर इज गोइंग टू बी प्रोमिनेंट वाई डिसेंट. प्रोमिनेंट वाई डिसेंट होगा. देयर इज गोइंग टू बी प्रोमिनेंट वाई डिसेंट. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज एक्स डिसेंट एंड व्हाट इज वाई डिसेंट. एक्स डिसेंट क्या है और वाई डिसेंट क्या है? इफ आई समराइज द टेबल हियर, whether it is cardiac tamponade or constrictive pericarditis, X descent is going to be prominent in both the condition. X तो दोनों में prominent होगा. Whereas जब हम Y descent की बात करते हैं तो cardiac tamponade में Y जो होगा वो diminished होगा और यहां पे Y भी prominent होगा. सो आप इस टेबल को ऐसे याद रख लो. X और Y सब जगह प्रोमिनेंट होते हैं. केवल एक चीज याद रखनी है, जो कार्डियक टेम्पोनेट का Y डिसेंट होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता है, वो डिमिनिश्ड होता है. वो डिमिनिश्ड होता है, वो डिमिनिश्ड होता है. कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में जो प्रोमिनेंट वाई हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्रेडरिच साइन. सो फ्रेडरिच साइन इज द प्रोमिनेंट वाई डिसेंट सीन इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्स एंड वाई. अब हम बात करते हैं कुस्मोल साइन की. ये कुस्मोल साइन क्या होता है? कुस्मोल साइन मीन्स नॉर्मली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जेवीपी फॉल्स. मतलब कि अगर आप मेरा जेवीपी लेते हैं, मान लीजिए मेरा जेवीपी आ रहा है 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, आपने मेरे को बोला सांस लो, इंस्पिरेट करो और होल्ड करो, तो मेरा जेवीपी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा. ऑन इंस्पिरेशन जेवीपी फॉल्स नॉर्मली. बट इफ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जेवीपी इंक्रीजेस, अगर इंस्पिरेशन पे जेवीपी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कुस्मोल साइन. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इफ जेवीपी इज इंक्रीजिंग, कॉल्ड एज कुस्मोल साइन. कुस्मोल साइन किस में देखने को मिलता है? इट इज सीन इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, इट इज सीन इन राइट वेंट्रिकल एमआई, इट इज सीन इन राइट वेंट्रिकल फेलियर, इट इज सीन इन मेनी कंडीशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये किस में नहीं देखने को मिलता है, यहीं से वो क्वेश्चन बनाते हैं. कुस्मोल इज नॉट सीन इन, इट इज नॉट सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट, नॉट सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट. कुस्मोल इज नॉट सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट. राइट. कुस्मोल साइन को कंफ्यूज नहीं करना है कुस्मोल ब्रीथिंग से. कुस्मोल ब्रीथिंग जो होता है दैट इज सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब होता है तो पेशेंट जो होता है
लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहा होता है जल्दी जल्दी, दैट इज कॉल्ड एज कुसमोल ब्रीथिंग. सो कुसमोल साइन इज डिफरेंट, कुसमोल ब्रीथिंग इज डिफरेंट. मैं यहां पे लिख रहा हूं कुसमोल ब्रीथिंग क्या होता है. तो कुसमोल ब्रीथिंग इट इज सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इट इज नथिंग टू डू विथ जेवीपी. इसका जेवीपी से कोई लेना देना नहीं है कुसमोल ब्रीथिंग का. कुसमोल ब्रीथिंग इज रिलेटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, नाउ देयर इज वन एक्स्ट्रा पॉइंट. इफ आई जस्ट गिव द नेम्स ऑफ द नॉर्मल जेवीपी वेव फॉर्म, आप देखिए यहां पे 3 पॉजिटिव वेव हो गई, ए सी एंड वी. हियर इज द एक्स डिसेंट एंड द वाई डिसेंट. लेकिन कभी कभी क्या होता है जेवीपी के वेव फॉर्म में, आप देखिए ए वेव आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन एक्स आया ही नहीं, और एक्स के बाद में सीधा सी के बाद में कौन सा आ गया, वी वेव आ गया, एंड देन वी आर हैविंग द वाई वेव. सो इफ दिस हैपेंस कि सी के बाद में सीधा वाई वेव आ रहा है, एक्स आ ही नहीं रहा है, this particular wave is referred as CV wave. This is called as CV wave. And this CV wave is seen in tricuspid regurgitation. It is seen in tricuspid regurgitation. इसको डायरेक्ट याद करना ही ज़्यादा बेटर है. There is no need to go into detail of that. So this is just one point that I want you to remember directly. Otherwise तो हमने सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से समझी, एक्स डिसेंट, वाई डिसेंट, किस में क्या होगा, कब प्रोमिनेंट डिमिनिश्ड होगा. CV वेव को डायरेक्ट याद रखेंगे, किस में जो है देखने को मिलता है, TR में देखने को मिलता है, राइट. सो this is the details of the JVP that we should know. Now coming to the summary. तो more or less आपके सारे क्वेश्चन JVP के यहाँ से हो जाएंगे. एक बार देख लेते हैं इसको. JVP को मेजर कहाँ पे करते हैं? JVP को मेजर करते हैं राइट साइड ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन में. कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज द 2 स्केल टेक्निक. सी वेव क्यों आता है? सी वेव कम्स, इट इज ड्यू टू ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग. Due to tricuspid valve bulging during isovolumetric contraction phase. It's during isovolumetric contraction phase. Large A wave, large A wave वो उन सारी कंडीशन में आएगा जब एट्रिया को बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. कब कब करना पड़ेगा? Whenever there is obstruction in the right heart such as tricuspid stenosis, pulmonary stenosis, pulmonary artery hypertension. Cannon A wave, very huge A wave. Cannon A wave, it is seen in complete heart block, junctional rhythm, complete heart wall, junctional rhythm. Large V wave, V is because of venous return to the right atria. Right atria में ज़्यादा ब्लड 2 जगह से आ सकता है, 2 पैथोलॉजी में आ सकता है. या तो पेशेंट को ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हो या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो. ये अभी नीट पीजी में आया था ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन वाला. प्रोमिनेंट वाई एक ही कंडीशन में देखने को मिल रहा था, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रेडरिच साइन. इट्स कॉल्ड एज फ्रेडरिच साइन, प्रोमिनेंट वाई ऑफ कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. कार्डियक टेम्पोनेट में एक्स का क्या होता है? तो एक्स तो प्रोमिनेंट होता है, एक्स डिसेंट. तो वाई डिसेंट क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा वाई डिसेंट. कुसमोल साइन किसमें नहीं देखने को मिलता? नॉट सीन इन, इट इज नॉट सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट. सीवी वेव इट इज सीन इन ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन. एब्सेंट ए वेव, ए वेव क्यों आता था? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से. एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता है, ट्विच करता है. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन. Atrial fibrillation, right? So these are the details of the summary of the JVP. So JVP के अंदर there are total 5 waves, 3 positive wave ACV, 2 negative wave X and Y. एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. ये क्यों आए थे? So atrial contraction A wave, venous return V for venous return V wave, early diastole X और Y, early diastole Y. X is because of atrial contraction और relaxation. X is because of atrial relaxation. और जब atrial relax करता है तब ventricle क्या करता है? Contract, ventricular contraction. C wave is because of the bulging of the tricuspid valve. During which phase? Isovolumetric contraction. Right? So this is all about the JVP. Thank you.